हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है डाइक्सरा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद हम इसका स्टेप्स देखेंगे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डाइक्सरा एल्गोरिथम ग्रीडी एल्गोरिथम का एक एग्जांपल है, ग्रीडी अप्रोच का एक एग्जांपल है। और डाइक्सरा एल्गोरिथम में कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है और उस ग्राफ में जो जितने भी नोड्स हैं, हम उनमें से किसी एक नोड को सोर्स नोड कंसीडर करते हैं और उस सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स के लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है जहां पे किसी पर्टिकुलर नोड से हम बाकी सारी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट करते हैं। डाइक्सरा एल्गोरिथम ये काम करती है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ पे काम करती है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों पे ये काम करती है और इसमें वेटेड ग्राफ भी होता है। जो ग्राफ होता है वो वेटेड होता है। वेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी एज में कोई वैल्यू लिखी हुई है साथ में, तो वो उसको उसका वेट रिप्रेजेंट करती है। और वेट ये कुछ भी हो सकता है कि दो नोड के बीच की डिस्टेंस हो सकती है, दो नोड के बीच में को ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है और अब हम इस पे डाइक्सरा एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। ये कैसे काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसमें से हम एक कोई सोर्स नोड ले लेते हैं। तो इस ग्राफ के लिए मैं मान के चलता हूं, ये देखिए यहाँ पे जो नोड्स के नाम है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7 नोड्स हैं। इसमें 7 नोड्स हमारे पास हैं। 7 नोड्स के साथ हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें 8 एजेस हैं। 8 एजेस हैं, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 8 एजेस हैं। तो यहां पे 7 नोड और 8 एजेस के साथ हमको एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है किसी भी एक सोर्स नोड से बाकी सारी नोड्स के लिए। तो यहां पे मैं ये मान के चलता हूं, सोर्स नोड में आप इसको लेके चलता हूं 0 को। सोर्स नोड जो है वो 0 है। सोर्स नोड जो है वो 0 है। तो मैं हर नोड के पास जो सोर्स से इसकी डिस्टेंस है हर नोड की, उसको मैं मेंशन कर देता हूं। और वो जनरली कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, सर्कल के ऊपर एक वैल्यू हम लिख देते हैं। तो 0 अगर सोर्स नोड है तो 0 को 0 से डिस्टेंस ये कैसी होगी, ये 0 होगी। ये 0 की 0 से डिस्टेंस क्या होगी, ये 0 होगी। और अभी जब हमें कोई भी हमने एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया है, तो यहां पे हम बाकी सारी डिस्टेंसेस को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों, इनफाइनाइट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये इनफाइनाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नोड 2 की नोड 0 से डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसी तरह से इसको भी हम इनफाइनाइट कर देते हैं, इसको भी हम इनफाइनाइट कर देते हैं और इसको भी हम इनफाइनाइट कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली हमें नहीं पता कि इनकी सोर्स नोड से क्या डिस्टेंस है। हम अब इस पर्टिकुलर ग्राफ पे हमने डिस्टेंसेस वो मेंशन कर दी। अब हम इस पे डाइक्सरा एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे और डाइक्सरा एल्गोरिथम को हम अप्लाई जब करते हैं तो सबसे पहले हम सोर्स नोड से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये ग्रीडी एल्गोरिथम का एग्जांपल है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम में आपने देखा होगा कि हम जो एक बार हम स्टेप लेते हैं वो बेस्ट जो करंट कंडीशंस हैं उनसे उनसे हम बेस्ट स्टेप लेते हैं। और एक बार जो स्टेप हम ले लेते हैं उसको हम बाकी के अदर ऑप्शंस को हम रिकंसीडर नहीं करते। तो सेम यहां पे भी हम यूज करेंगे, सेम अप्रोच यहां पे भी हम यूज करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कि सोर्स नोड जो हमारी 0 है उससे हम जो मिनिमम वेट की जो एज है उसको सबसे पहले हम यूज करेंगे। और इस एल्गोरिथम को डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। तो दोस्तों जब हम किसी पर्टिकुलर नोड की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये सोर्स नोड है,
इससे हम किसी पर्टिकुलर नोड की डिस्टेंस हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो इन डिस्टेंसेस के बेसिस पे हम अदर नोड की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अदर नोड की डिस्टेंसेस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट, मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, एक एग्जांपल छोटा ग्राफ में यहां पे बनाता हूं। हमारे पास तीन नोड हैं ए बी और सी। हमारे पास तीन नोड हैं ए बी और सी। ए से बी की डिस्टेंस है 2, बी से सी की डिस्टेंस है 4, बी से सी की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ए से बी की डिस्टेंस है 2, बी से सी की डिस्टेंस है 7, बी से डी की डिस्टेंस है, बी से सी की डिस्टेंस है 7। अब ए को हम सोर्स नोड अगर कंसीडर कर रहे हैं तो हमें ए से बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ए से सी की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमारे पास ए से ए की डिस्टेंस 0, ए से बी की डिस्टेंस अभी हम इनफाइनाइट लेके चलते हैं और ए से सी की डिस्टेंस भी हम इनफाइनाइट लेके चलते हैं। तो जब पहला स्टेप हम इस एल्गोरिथम का अप्लाई करेंगे तो ए और बी के बीच में डायरेक्ट एज है, तो जो भी इस डायरेक्ट एज का वेट है उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे 2 से। अब ए से बी की डिस्टेंस जो हो गई वो 2 से अपडेट हो गई। जैसे ही हमने बी की डिस्टेंस कैलकुलेट की तो हम फिर देखेंगे कि हम बाय बी सी की डिस्टेंस को अपडेट कर सकते हैं क्या। तो हम देखेंगे कि अभी जो करंट डिस्टेंस है सी की वो इनफाइनाइट है और बी की करंट डिस्टेंस वो है 2 और बी और सी के बीच में एक डायरेक्ट एज है जिसका वेट है 7। तो अगर हम इस 2 और 7 को ऐड कर दें तो जो आ जाएगा 9 अभी करंट डिस्टेंस जो है उससे कम है। 9 जो है सी की करंट डिस्टेंस से कम है, इनफाइनाइट उससे 9 कम है। तो ये बेस्ट, ये कम है, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको अपडेट कर देंगे 9 से, हम इसको अपडेट कर देंगे 9 से। तो दोस्तों ये जो अपडेट करने की प्रोसेस है ये कहलाती है रिलैक्सेशन, ये कहलाती है रिलैक्सेशन। और ये हम एजेस का रिलैक्सेशन कर रहे हैं, हम एजेस का रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो यहां पे इस एज को हम रिलैक्सेशन के थ्रू हमने इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। तो ये रिलैक्सेशन प्रोसेस हम इस एल्गोरिथम में यूज करते हैं। इसका मैं कोड भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको एक वर्किंग एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम इसकी एल्गोरिथम और इसका शॉर्ट कोड हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये किसी पर्टिकुलर नोड से जिसकी डिस्टेंस सोर्स नोड से हमें नोन है उसकी डिस्टेंस के थ्रू हम अदर नोड की डिस्टेंस को अपडेट करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है रिलैक्सेशन, उसकी प्रोसेस कहलाती है रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशन प्रोसेस हम बार बार इसमें यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब हम इसको जो हमने ग्राफ यूज किया है उसको मैं हटा देता हूं और अब हम जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है हम उस पर डाइक्स-स्ट्रैज एल्गोरिथम यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए दोस्तों, अगर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं, 0 तो सोर्स नोड है हमारी, चलो मैं 0 भी नोड कंसीडर कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 7 नोड्स हमने ले ली। 0 से 0 की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी 0, 0 से 0 की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी 0। और अभी 1 की डिस्टेंस इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। बाकी सारी डिस्टेंसेस क्या है अभी इनफाइनाइट जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो यहां पे हम देखेंगे कि 0 से 2 के बीच में भी डायरेक्ट एज है और 0 से 1 के बीच में भी डायरेक्ट एज है। तो हम सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे और जैसे सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे तो इस पर्टिकुलर सोर्स नोड को हम विजिटेड नोड में विजिटेड नोड्स की लिस्ट में डाल देंगे। हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले दोस्तों, जो स्टोर करेगी विजिटेड नोड्स को। विजिटेड नोड्स कौन सी होगी, जिसको हम ऑलरेडी विजिट कर चुके होंगे, जिसके हम जो कनेक्टेड एज हैं उनको हम कंसीडर कर चुके होंगे। तो यहां पे 0 को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो सोर्स नोड पे हम सबसे पहले आते हैं और सोर्स नोड को हम विजिटेड नोड की लिस्ट में
डाल देते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं विजिटेड नोड की लिस्ट में हम डाल देते हैं। विजिटेड नोड की लिस्ट में अगर हम डालेंगे तो ये 0 कंसीडर होगा। जैसे ही 0 हुआ तो 0 से जो डायरेक्ट एज कनेक्टेड हैं उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो 0 से कनेक्टेड एज कौन कौन सी हैं? एक एज कनेक्टेड है 0 से 2 के बीच में और एक एज 0 से 1 के बीच में। किसका वेट कम है? 2 का वेट कम है, इसका वेट कम है। तो हम इसको कंसीडर करके हम 1 की डिस्टेंस हम अपडेट कर देंगे। अब 1 की डिस्टेंस, ये 0 और 1 के बीच में डायरेक्ट एज है, उसका वेट है 2 और 1 की करंट डिस्टेंस है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 2, दैट इज 2 इज बेस्ट। सो हम इसको अपडेट कर देंगे 2 से। हम इसको अपडेट कर देंगे 2 से। अब जैसे दोस्तों इस पर्टिकुलर नोड की डिस्टेंस हमने अपडेट की, तो अब देखिए दोस्तों यहां पे हम एक और, यहां पे अभी हम सिंगल एज को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी इसकी भी डिस्टेंस अपडेट हो जाएगी और 0 से 2 के बीच में भी डायरेक्ट एज है, तो हम इसको भी अपडेट कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी भी लिंक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6। इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6। अब देखिए दोस्तों, सिंगल एज कंसीडर करने के बाद हमने 2 नोड्स की डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया, अपडेट कर दिया। जैसे ही हमने ये 2 नोड्स की डिस्टेंस को अपडेट किया, तो अब हम रिलैक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होगी दोस्तों? जिस नोड की डिस्टेंस कम है उसके थ्रू हम अदर नोड्स की डिस्टेंस को अपडेट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इन दोनों की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली है और इन दोनों की डिस्टेंस जब फाइंड आउट की है, तो जब हमने इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट की, तो 1 भी विजिटेड लिस्ट की नोड की लिस्ट में आ जाएगा और 2 भी विजिटेड नोड की लिस्ट में आ जाएगा। 1 क्यों पहले आया है? क्योंकि हमने 0 से 1 के बीच की लिंक जो थी वो उसका वेट कम था, तो हमने पहले 1 को विजिट किया, उसके बाद 2 को विजिट किया। तो इस तरह से हम ये विजिटेड नोड की लिस्ट में हम रखते जाते हैं। अब आप ध्यान देना दोस्तों कि यहां पे 1 और 2 की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन 3, 4, 5, 6 इन सब की डिस्टेंस अभी भी क्या है? हमने इन दोनों की डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ली है। इसकी है 2, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 2 और 0 से 2 के बीच की डिस्टेंस 6। अब हम 3 की डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों, यहां पे 3 2 से भी कनेक्टेड है और 1 से भी कनेक्टेड है। तो हम किसके थ्रू इसको रिलैक्स करेंगे, इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे? तो हम 1 के थ्रू इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 की डिस्टेंस सोर्स नोड से कम है। तो हम अगर ये 1 की डिस्टेंस ऑलरेडी 2 है और इन 1 और 3 के बीच की लिंक जो है वो कितनी है, उसका वेट कितना है? 5। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, सॉरी 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 और 2 प्लस 5 हो जाता है 7। 7 जो है इसके करंट डिस्टेंस से कम है। 7 जो है इसकी करंट डिस्टेंस से कम है, जो कि इंफिनिटी है। तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं अब 7 के लिए, 7 के लिए। अब जैसे हमने 7 और 6 को अब देखिए हम इसको कंसीडर कर चुके हैं, इससे और कोई लिंक और कोई नोड हम अपडेट नहीं कर सकते, तो हमने 3 को अपडेट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, जो अपडेट जैसे हमने 3 को अपडेट किया, तो यहां पे विजिटेड नोड की लिस्ट में 3 भी ऐड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब अनविजिटेड नोड कौन कौन सी है? 4, 5 एंड 6। तो अब 3 से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है अनविजिटेड नोड, वो है 4 और 5। तो अब 4 की डिस्टेंस 4 की और 3 और 4 के बीच में जो लिंक है उसकी कॉस्ट कम है, तो इसको 10 है, इसकी 15 है, तो हम इसको पहले कंसीडर करेंगे। तो हम 4 की डिस्टेंस को पहले हम अपडेट करेंगे। तो 4 की डिस्टेंस अगर मैं 3 के थ्रू निकालूं, तो 3 की सोर्स डिस्टेंस है 7 और 3 और 4 के बीच में जो लिंक है उसकी कॉस्ट है 10। तो 7 प्लस 10 ये हो जाएगी 17, जो कि इनफाइनाइट से कम है। और अगर ये कम है
तो फिर हम इसको अपडेट कर देंगे 17 के लिए। इसको हम अपडेट कर देंगे 17 के लिए। अब ध्यान देना दोस्तों, 3 से अभी जो एक नोड को हमने कंसीडर कर लिया, हमने 4 को कर दिया, लेकिन 3 से एक और नोड जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है, वो भी अनविजिटेड है, वो भी अनविजिटेड है। तो यहां पे 3 से 5 के बीच की डिस्टेंस को कॉस्ट जो है 15 है, और 3 की सोर्स नोड से डिस्टेंस है 7। तो अगर मैं 5 की डिस्टेंस में फाइंड आउट करूं इससे 3 के थ्रू, तो कितनी हो जाएगी? 7 + 15, ये जो कि इनफाइनाइट से कम है, जो करंट डिस्टेंस है इनफाइनाइट उससे कम है, तो ये भी अपडेट हो जाएगी और 5 भी विजिटेड लिंक लिस्ट के में ऐड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 5 को भी हमने अपडेट कर दिया है, 4 को भी हमने अपडेट कर दिया है, 6 को अपडेट नहीं किया है, 6 को अपडेट नहीं किया है। अब 6 की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे? 4 के थ्रू फाइंड आउट करेंगे या 5 के थ्रू? तो इन दोनों में जिसकी डिस्टेंस कम होगी सोर्स नोड से, उसके थ्रू हम 6 की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 4 की डिस्टेंस कम है, 17 है, 5 की डिस्टेंस 22 है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना 4 के थ्रू 6 की डिस्टेंस क्या आएगी। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं 4 और 6 के बीच में लिंक देखूं तो उसका वेट है 2, और 17 जो है वो 4 से 0 की डिस्टेंस है। तो 17 + 2 ये 19 हो जाएगा, और 19 इनफाइनाइट से कम है, तो ये हम इसको अपडेट कर सकते हैं 19 के लिए। हम इसको अपडेट कर सकते हैं 19 के लिए। तो इस तरह से अब हमने 6 की भी डिस्टेंस फाइंड आउट की, 6 की भी डिस्टेंस फाइंड आउट की 19। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि 5 की डिस्टेंस बाया 3 तो 7 थी, सॉरी बाया 3 तो 22 थी, लेकिन क्या ऐसा हम 6 के थ्रू इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखें? 6 के थ्रू अगर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो 6 की डिस्टेंस है 0 से 19, और 5 और 6 के बीच में जो लिंक है उसका कॉस्ट है 6, तो 19 + 6 हो जाएगा 25 जो कि करंट डिस्टेंस से ज्यादा है, करंट डिस्टेंस से ज्यादा है। तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे किसी भी पर्टिकुलर नोड से हम किसी नोड की डिस्टेंस को हम अब अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट की हैं, ये शॉर्टेड डिस्टेंस आ गई। और इस तरह से जैसे हमने 6 की डिस्टेंस को हमने अपडेट किया, तो हम इसको विजिटेड नोड की लिस्ट में डाल देंगे और ये लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही ये लिस्ट के नोड में, विजिटेड नोड की लिस्ट में सारे नोड्स आ जाते हैं, तो हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए हम इसको ट्राई करते रहते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस अपडेट करने की प्रोसेस है। जैसा कि अभी हमने 6 की डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद भी हमने ट्राई किया कि 5 की डिस्टेंस बाया 6 हम अपडेट कर सकते हैं क्या? तो बाया 6 25 आ रही थी और इसकी ऑलरेडी डिस्टेंस कितनी है 22, तो ये अपडेट नहीं होगी, तो यही हमारी फाइनल डिस्टेंसेस आ गई। तो इस तरह से ये जो एल्गोरिथम है ये काम करता है। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूं, इस ग्राफ में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, और उसके बाद हम उस चेंज के साथ थोड़ा सा जो लॉजिक और हम क्लियर करेंगे कि कैसे हम ये काम करते हैं। तो मैं अब इस लिंक का कॉस्ट जो है 5 और 6 लिंक का कॉस्ट जो है मैं अपडेट करता हूं 1 के लिए। 5 और 6 का लिंक का जो कॉस्ट है मैं उसको अपडेट करता हूं 1 के लिए। अब इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, पूरी एल्गोरिथम वैसे ही चलेगी जैसा कि अभी हमने रन किया था, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। हम 6 की डिस्टेंस 4 के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, 17 + 2 19 आ जाएगी, और 5 की डिस्टेंस जो हमने 3 के थ्रू फाइंड आउट की थी वो कितनी आई है 22। और जब हमने 6 की डिस्टेंस फाइंड आउट की दोस्तों, तो अब हम देखें कि जब इस लिंक की कॉस्ट हमने चेंज कर दिया है, तो अब बाया 6 अगर मैं 5 की डिस्टेंस को अपडेट करने की कोशिश करूं
या रिलैक्स कर इस एज को रिलैक्स करने की कोशिश करूं, तो इसके थ्रू 5 की डिस्टेंस की अपडेट हो सकती है। तो अभी 6 की डिस्टेंस सोर्स नोड से कितना है 19, और 6 और 5 के बीच में जो लिंक है उसकी जो कॉस्ट है वो 1 है। तो 19 प्लस 1 20, और इसकी करंट डिस्टेंस है 22। तो अब इस केस में हम इसको अपडेट कर सकते हैं 20, तो यहां पे ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से सारी नोड को विजिट करने के बाद भी हम ट्राई करते हैं कि कितनी कोई नोड किसी एज के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को अपडेट कर सकते हैं या नहीं। तो ओरिजिनल ग्राफ में यहां 6 था, तो तब 5 की डिस्टेंस को हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे, ये 22 थी। लेकिन अगर हमने इसमें चेंज किया तो हम इसको भी अपडेट कर सकते थे। तो ये ऐसा पॉसिबल है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो एग्जांपल मैंने लिया था उसके लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई थी वो ये है। जीरो से डिस्टेंस 0 होगी, 1 से डिस्टेंस 2 होगी, 2 से डिस्टेंस 6 होगी, 3 से डिस्टेंस 7 होगी, 4 की डिस्टेंस 17, 5 की डिस्टेंस 22, 6 की डिस्टेंस 19। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम काम करती है। आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस एल्गोरिथम की स्टेप्स आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों ये हैं डाइक्सराज एल्गोरिथम के स्टेप्स। इन्हीं स्टेप्स को अभी हमने एक वर्किंग एग्जांपल में फॉलो किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सेट डिस्टेंस ऑफ सोर्स नोड टू 0 एंड ऑल अदर नोड्स टू इंफिनिटी, एंड ऑल अदर नोड्स टू इंफिनिटी। तो जो हम सर्कल जैसे नोड रिप्रेजेंट कर रहा था सर्कल, और उसके बाहर हम कोई वैल्यू लिख रहे थे, 2 लिख रहे थे, 6 लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे, जो भी वैल्यू हम लिख रहे थे, या इनिशियली हमने इसको इनफाइनाइट लिखा था, तो हम जो है ये हमने वैल्यू उसकी मेंशन की थी डिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेप में यूज मिन हीप टू स्टोर एडजेसेंट एजेस, यूज मिन हीप टू स्टोर एडजेसेंट एजेस। अब यहां पे हम मिन हीप का यूज क्यों कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे जैसे कि हमने सोर्स नोड से स्टार्ट किया, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल में देखा था कि हमने 0 से स्टार्ट किया, तो उससे 2 एज कनेक्टेड थी, एक 0 से 1 के बीच में और एक 0 से 2 के बीच में। अब दोनों में से हम किसको सबसे पहले हम यूज करेंगे, तो उसके हम मिनिमम वेट की एज को हम पहले यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने उसको मिन हीप में स्टोर कर लिया, सो दैट मिनिमम जो वेट की जो एज है वो हमें ऑटोमेटिकली हम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी और उसको हम पिक कर सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में दोस्तों, pick an unvisited node with smallest distance, pick an unvisited node with smallest distance। तो यहां पे हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक लिस्ट और क्रिएट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट, जिसमें हम विजिटेड नोड को स्टोर करेंगे, विजिटेड नोड को स्टोर करते जाएंगे। तो अभी जो अनविजिटेड नोड्स हैं उनमें से कोई भी एक नोड हम ले लेते हैं जो कि मिन हीप में उनकी डिस्टेंसेस स्टोर हैं, तो उसमें से मिनिमम डिस्टेंस को लेके हम उसको यूज करते हैं। पिक एन अनविजिटेड नोड विद स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहां से मिलेगी, हमें मिन हीप से मिल जाएगी। देन अपडेट ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ नेबरिंग नोड्स इफ पॉसिबल। जो दोस्तों मैंने आपको रिलैक्सेशन प्रोसेस आपको बताई थी, वो रिलैक्सेशन प्रोसेस हम इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम इसको यूज कर रहे हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस कैसे यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि करंट डिस्टेंस अगर आपकी जो है, हम नई डिस्टेंस हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे करंट डिस्टेंस अगर आपकी कम है तो हम उसको अपडेट कर देते थे। तो ये प्रोसेस कहलाती है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए जो कोड हम यूज करेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो फोर्थ स्टेप है दोस्तों, ये शो कर रही है रिलैक्सेशन प्रोसेस को। देन फिफ्थ स्टेप में हम कर रहे हैं मार्क द करंट डिस्टेंस एज विजिटेड, mark the current node as visited, mark the current node as visited node। then 6, ये स्टेप नहीं है 6, बट ये बता रहा है कि हमें लूप कहां से कहां तक चलाना है। तो रिपीट 3 to 5 until all nodes are visited, रिपीट स्टेप 3 to 5 until all nodes are visited। तो यहां पे हम इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम यहां पे भी इसको लिख सकते थे। तो ये एक लूप के लिए कंडीशन बता रहा है कि हमें स्टेप 3 to 5 को रिपीट करना है जब तक सारी नोड्स वेस्टेड ना हो जाए। तो ये है इसकी स्टेप्स। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम इसमें कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं, तो वो उसका छोटा सा कोड है, वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, रिलैक्सेशन प्रोसेस में हम कोई भी ग्राफ की कोई भी दो नोड ऑर्बिट्ररी नोड ले लेते हैं और उनको हम u और v से रिप्रेजेंट करते हैं। u और v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखिए। हम कोई भी दो नोड ले लेते हैं और उनके बीच में रिलैक्सेशन प्रोसेस कैसे यूज करते हैं, जो इफ du मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस ऑफ u नोड फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस ऑफ u नोड फ्रॉम सोर्स नोड, एंड cu भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ लिंक बिटवीन u एंड v। इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट लिंक है उसकी कॉस्ट को मैं cuv से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इफ इट इज less than, if it is less than d of v, distance of v, current distance of v from source node, then अगर ये कम है तो फिर आप क्या कर दोगे, dv को अपडेट कर दोगे du प्लस कॉस्ट ऑफ u, v। तो ये छोटा सा कोड आप यूज करते हो रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए। ये छोटा सा कोड आप रिलैक्सेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हो। अब दोस्तों, अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए डायस्ट्राज एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी नोड को विजिट करते हैं और अगर हम एक नोड को विजिट कर रहे हैं तो उसके करंट नोड से उस नोड से एडजेसेंट नोड जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं उस नोड से, उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी नोड की, तो हम फिर रिलैक्सेशन प्रोसेस यूज करते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसेस में हम बाकी सारी नोड्स की डिस्टेंस को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम अपडेट कर रहे हैं तो हम मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं, और अगर हम एक नोड को हमने करंट नोड पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बाकी कितनी नोड्स बची, n नंबर ऑफ नोड्स हैं अगर हमारे पास ग्राफ में, और जितने किसी एक नोड को हमने करंट नोड बना लिया और उसके बाद बाकी की जो n-1 नोड्स हैं उन सारी नोड्स को जो सोर्स नोड से डिस्टेंस है हम उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। अब n-1 हमने कैसे लिख दिया, जरूरी नहीं है कि सारे नोड किसी पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन वर्स्ट केस में अगर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ के केस में दोस्तों क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ में हर नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगर एक कंप्लीट ग्राफ में n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो सारी नोड्स बाकी की n-1 नोड से डायरेक्ट एज के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो अगर कंप्लीट ग्राफ है दोस्तों, वर्स्ट केस में कंप्लीट ग्राफ है दोस्तों, तो क्या होगा कि हम किसी पर्टिकुलर नोड को, हम एक नोड को करंट नोड बना लेंगे, n नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास, और हम एक नोड को हम करंट नोड बना के बाकी की सारी n-1 नोड्स के लिए हम जो उसकी डिस्टेंस को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ये हम केवल n नंबर ऑफ एक नोड के साथ कर रहे हैं। जब एक नोड करंट नोड है, बाकी की n-1 के सारी नोड्स की डिस्टेंस को हम चेक करेंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, n-1, ऑर्डर ऑफ n-1 मतलब ऑर्डर ऑफ n।
अब यही प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये एक नोड के साथ हमने ये प्रोसेस किया, ऐसे हमें एन नोड को विजिट करना है, एन नंबर ऑफ नोड्स को विजिट करना है। तो अगर हम सेम प्रोसेस एन नंबर ऑफ नोड के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इनटू एन हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखूं दोस्तों तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और अगर किसी नोड के किसी ग्राफ के नोड को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ के नोड को, नंबर ऑफ नोड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। इसका मतलब कंप्लीट ग्राफ के लिए डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों, वी स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होगी, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होगी। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसकी हम अलग अलग कंडीशन में हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा कंप्लीट ग्राफ नहीं है, जैसा कि अभी हमने जो ग्राफ यूज किया था वो कंप्लीट ग्राफ नहीं था। तो इस केस में कंप्लीट ग्राफ नहीं है तो हम ग्राफ को दो तरह से स्टोर कर सकते हैं, ग्राफ को दो तरह से स्टोर कर सकते हैं, और ग्राफ को स्टोर करने के बेसिस पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो जाएगी। ग्राफ के स्टोर करने के तरीके बेसिस पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो जाएगी। अब ध्यान देना दोस्तों, कंप्लीट ग्राफ के लिए तो डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज क्या हो जाएगी, कंप्लीट ग्राफ के लिए तो डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है, अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अगर आप ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो जो भी ग्राफ आप यूज कर रहे हो वो उसको स्टोर करने के तरीके से पे भी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। अगर आप ग्राफ को स्टोर करने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, 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 तो यहां पे दोस्तों उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। अगेन जो कंप्लीट ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी है वही कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिल जाएगी। तो यहां पे अगर आप ग्राफ को स्टोर करने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर। और अगर आप ग्राफ को स्टोर करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट का यूज कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट का यूज कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो जब आप एडजेसेंसी लिस्ट का यूज करेंगे तो यहां पे आप एक मिन हीप भी आप यूज कर रहे हैं। अगर आप यहां पे एडजेसेंसी लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वी स्क्वायर नहीं होगी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करेगी। तो अगर आप इसके साथ मिन हीप यूज कर रहे हैं, मिन हीप यूज कर रहे हैं, अगर आप इसके साथ मिन हीप यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दोस्तों वो आ जाएगी ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी, ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी, ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी। अब जब एक और कंडीशन मैं बताता हूं आपको, अब अगर आप अगेन एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट यूज कर रहे हैं, बट इस बार आप एडजेसेंसी लिस्ट के साथ मिन हीप यूज ना करके आप यूज कर रहे हैं एक और डेटा स्ट्रक्चर फिबोनाची हीप, फिबोनाची हीप। और अगर आप फिबोनाची हीप यूज कर रहे हैं दोस्तों तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हो जाती है ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी, ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी। तो आप देखेंगे दोस्तों ये कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम आ रही है, ये कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम आ रही है, लेकिन यहां पे इस जो फिबोनाची हीप को इंप्लीमेंट करने की जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम एडजेसेंसी लिस्ट के साथ
ऑल मोस्टली मिन हीप का यूज करते हैं, और मिन हीप के साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ ई प्लस बी होल इंटू लॉग बी। एडजेसेंसी लिस्ट मैट्रिक्स जो है दोस्तों, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है, अगर आपके ग्राफ की साइज बहुत ज्यादा बड़ी है तो एडजेसेंसी लिस्ट मैट्रिक्स का हम यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ग्राफ का सॉरी मैट्रिक्स का साइज बहुत बढ़ जाएगा, और उस केस में उसकी जो प्रोसेस है, जो एल्गोरिदम है, वो काफी स्लो हो जाएगी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बड़े ग्राफ के लिए यूज नहीं होता है, बड़े ग्राफ के लिए यूज नहीं होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट यूज करते हैं और मिन हीप का यूज करते हैं। तो उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ ई प्लस बी होल इंटू लॉग बी आती है। तो ये है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों। अब आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में हम ग्राफ को कैसे स्टोर करते हैं। तो इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया है, और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।